देवर अंधा था, मगर पति का चहीता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी करके मेरे करीब हो जाता। लेकिन एक रात, प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे आंगन में बिठा दिया। मेरा छोटा देवर सामने बैठा टुकर टुकर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे यह बात बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त वह 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत वो 20 मिनट तक लगातार ही करता रहा। उसके बाद अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे ये मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर मिठाई लेकर ना मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने इससे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि बड़ा ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा भी शर्म नहीं है। ये कैसे सबके सामने मुझे देखे जा रहा है, बस मुझे ही तके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले इसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखा जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसके मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। इस पर आर्यन भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास ही बैठी थी। वे मेरे पास आकर बैठे हैं तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है रूही? फिर वो समझे कि शायद वो काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसीलिए मैं नाराज हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौक़ों पर दोस्तों की फरमाइशें आसमान पर होती हैं। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि वो क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। मेरे पति आर्यन का एक ही भाई था। विक्रांत के माँ बाप ना थे। उस वक्त घर में मैं और मेरा पति और मेरा देवर विक्रांत था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आर्यन कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसीलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने खुद ही निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कभी भी ऐतराज नहीं किया। जैसे ही मैं बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। इसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब आर्यन टेबल के पास आया तो मेरी बजाय विक्रांत के पास बैठ गया। इसकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथों से खिलाने लगा। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि विक्रांत अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था और गुस्सा मुझे आर्यन पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते थे, और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था। क्या समझें, इसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं? वो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, आर्यन, विक्रांत खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, रूही, विक्रांत अंधा है, देख नहीं सकता है। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था, और कल से मैं ना जाने दिल में इसे कितना बुरा भला कह चुकी थी।
आर्यन के चेहरे पर उदासी सी थी। आर्यन कहने लगा कि विक्रांत बचपन से ही अंधा है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। आर्यन कहने लगे, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ। काश विक्रांत देख भी सकता। मेरी बात पर विक्रांत की आंखों में आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखें, मेरी बदकिस्मती मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में विक्रांत के लिए नफरत के जज्बात थे, वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब आर्यन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वे अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि विक्रांत को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया था। मैंने कहा, आर्यन, ये गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इसे कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि इससे छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं? फिलहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अब ये सोच रही थी कि क्या करूं, क्या नहीं। जब मुझे विक्रांत के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई, वो भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं इसके कमरे में गई तो वो कपड़े पहनने के लिए खड़ा था। कहने लगा, भाभी, ये शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने भाई ने कहाँ रखी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका था, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट तो पहन ली, लेकिन बटन आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद करके दे देती हूँ। मैंने इसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वो खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघी ली और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, आप मुझे अपना हाथ दें। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दीजिए तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया था। ये सोच रही थी मैं, क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी, आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और बाप भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी आर्यन भाई पर आ गई। और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे से नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वो बहुत बड़ा उदास सा होकर ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो। मेरी बात पर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर विक्रांत की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी, मुझे शर्ट पहना दें, मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिए से मेरे बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो विक्रांत की वजह से घर चक्कर जी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वो भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता।
कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये गाने तो सुने जरा, कितने अच्छे हैं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा, मेरे पास बैठें और गाने सुने और आप भी खुश हो जाएंगी। और क्या काम है, छोड़े काम को, काम भी कभी खत्म हुए हैं। मैं इसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगी है तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा, कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब तुमने मुझे आवाज दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि विक्रांत का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं विक्रांत के कमरे में दाखिल हुई, वो चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। इसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वे फर्नीचर साफ कर रहा था। मैंने इसके हाथ से कपड़ा छीना तो वो कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर दिया करूँगा। वो बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। लेकिन इसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो, बहुत काम कर लिया आपने, अब आप कुछ नहीं करेंगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, विक्रांत, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। ये कहकर मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया और किचन में आ गई। इसके लिए चाय बनाई और चिप्स तले, फिर उसको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तरफ देखे जा रहा था। फिर एक दिन हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन आर्यन को मेरी कोई परवाह ना थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का खाना खाना पड़ता है और घर आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुला। विक्रांत मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा था। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वे परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वो कहने लगा कि आपने भी नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम आर्यन को फोन कर दो, उसे कहो कि घर जल्दी आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम उठकर बैठ गई थी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई तो देखा कि आवाज किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। इसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से रस्सी पर टंगे तौलियों को उतारा
और फटाफट से विक्रांत की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी। लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और सीना, बाजू सब कुछ जल चुका था। मैंने जल्दी से आर्यन को फ़ोन किया तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आ गए थे। आर्यन उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बहुत परेशान थी कि जब मुझे आर्यन का फ़ोन आया। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़कर रह गए थे। आर्यन ने कहा कि विक्रांत हम लोगों के बीच नहीं रहा। मुझे अक्सर घर में विक्रांत की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी, जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मैंने कहा मुझे इसका नाम विक्रांत रखना है। मेरी बात सुनकर आर्यन की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा ऊपर वाले ने हमें दूसरा विक्रांत दे दिया है, यही अब हमारे गमों को भरेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार शेयर करें। कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। टेक केयर।